दिस इज़ मी अशफाक इसहाक सत्ती आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर। और मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो समझ आए। अच्छा जी, आज मैं बात करने जा रहा हूँ इस मामले पे कि मुसद्दिक मलिक साहब ने ये कहा है, जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं। उन्होंने कहा कि रूस हमें डिस्काउंट रेट पे हमें देने जा रहा है क्या, ऑयल। जी आया बिस्मिल्लाह, देर किस बात की जी। जब से ये रूस और यूक्रेन की जो जंग शुरू हुई थी, बल्कि जंग क्या करें, रूस की इन्वेजन थी यूक्रेन की, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि रूस को काफ़ी सारी पाबंदियों का सामना है, मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से। अच्छा, उन पाबंदियों के नतीजे में हो क्या रहा है कि उसका जो मालियाती निज़ाम है वो मुतासर हो रहा है, और इसकी कमी वो कैसे पूरे कर रहा है, डिस्काउंटेड रेट्स पर पूरी दुनिया को और ख़ास तौर पर एशियन कंट्रीज़ को ऑयल एंड गैस ऑफर करके। इस वक्त जो एशियन कंट्रीज़ उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं वो हैं जनाब इंडिया और चाइना। ठीक है, गैस तो वैसे भी यूरोपियन कंट्रीज़ को जाती थी, उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि मामला है क्या। ठीक है, अब चक्कर ये है कि इंडिया इस वक्त तकरीबन 0.9 मिलियन बैरल्स जो है वो तेल हासिल कर रहा है, ये माहाना। ठीक है, और उसके अंदर ये है कि मई तक ये क्वांटिटी कम थी, लेकिन उसके बाद जो है वो पीक पर गई अपनी, और अब ये दिसंबर तक जो आदाद शुमार है वो यही है। चाइना भी अच्छा खासा उससे वहाँ पर इंपोर्ट कर रहा है। ये तो दो मुल्क हो गए, श्रीलंका भी उम्मीदवारों में शामिल है। अच्छा, पाकिस्तान की भी इस हवाले से बात चल रही है, लेकिन क्या ये बात मंतकी अंजाम तक पहुंच पाएगी? क्या इसका कोई नतीजा निकलेगा, या फिर हम अगर वो तेल हासिल करते हैं तो हमारी इकॉनमी को क्या फ़ायदा होगा? तो ये कुछ पहलू हैं जिन पे आज मैं बात करना चाह रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि खान साहब ने कहा था जब उनकी हुकूमत आई थी, बल्कि जाने के करीब थी, कि जनाब हम तो रूस गए थे। आपको याद है रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुए पहला ही दिन था गालिबन, तो खान साहब वहाँ पहुँच गए थे। तो उन्होंने कहा कि जी हमें सस्ते ऑयल और सस्ती गंदम की पेशकश की गई है रूस की जानिब से। अब उस वक्त उन्होंने बात की कि हम होते तो हम ये ले लेते, और फिर हमाद अजहर साहब ने भी बड़ी इस पे बातें की थी, लेकिन बाद में रूस के सफ़ीर की जानिब से क्लैरिफाई किया गया कि भाई ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, और ये सिर्फ बातें थीं, एमओयू कोई साइन नहीं हुआ था। अभी मसला ये है कि कोई भी चीज़ ऐसी कमोडिटी इंपोर्ट करने के लिए आपको चाहिए होते हैं फॉरेन रिजर्व्स। हमारे पास इस वक्त $7.5 बिलियन मौजूद हैं, यानी कि जो एक महीने की इंपोर्ट्स के लिए काफ़ी होंगे बमुश्किल। उसके अलावा हमारा ट्रेड डेफिसिट न तकरीबन $20 अरब से ज़ायद का ट्रेड डेफिसिट है। हमारा ट्रेड डेफिसिट ये होता है कि जब आपकी इंपोर्ट जो हैं वो आपकी एक्सपोर्ट से ज़्यादा हों। अगर एक्सपोर्ट्स जो आपकी इंपोर्ट से ज़्यादा हों तो फिर उसको कहा जाता है ट्रेड सरप्लस, जो कि हमारा नहीं है। ठीक है, हमारी मईशत कमज़ोर तरीन है, हमें हर चीज़ के लिए आईएमएफ की तरफ देखना पड़ता है, आईएमएफ से भीख मांगनी पड़ती है, और जब भीख नहीं मांगते तो फिर होता ही है कि कोई भी मुल्क हमें पैसा देने को तैयार नहीं होता। तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड जो है, आलमी मालियाती फ़ंड ने ऐसे हमें जकड़ के रखा हुआ है। और हम क्या करते हैं कि जब हमारी हुकूमत जाने वाली होती है तो हम उनको आंखें दिखाते हैं, और वो फिर उसके बाद आगे जाके आपसे बदले लेते हैं। ठीक है, आपको याद होगा, कोई बेल बजी होगी आपके कानों में, कि जब खान साहब की हुकूमत को अदम एतमाद का सामना था तो उस वक्त $150 अरब की जो सब्सिडी दी गई थी, और उस वक्त लोगों को जो है वो पेट्रोलियम प्राइसेस कम नरखों में, हालांकि पूरी आलमी मार्केट में इजाफा हो रहा था, तो उसकी वजह यही थी कि उस वक्त आवाम को फेवर देना चाह रहे थे, क्योंकि उस वक्त आर या पार वाला मामला था। बहरहाल, इसहाक डार साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब ने जब से पीडीएम की गवर्नमेंट आई है, तो ये दो साहिबान वजारत ख़जाना की कुंजी इनके पास रही। अब मसला ये है कि इनसे चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, इसहाक डार से भी चीज़ें मैनेज नहीं हो रही। और कैसे मैनेज हों, क्योंकि भाई हुकूमत आती है तो 3 साढ़े 3 साल आप सख्त इकदाम करते हो, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करते हो, मीशत को सही सम पर चलाने के लिए सख्त डिसीजंस लेते हो, और आखिर में आवाम को उसका रिलीफ देते हो, तो आवाम कहती है बल्ले भी भाई बल्ले तशावा विशावा। अब मसला यहाँ पर कुछ और है। 3.5 साल बाद हुकूमत चली गई तहरीक इंसाफ की, अब ये आए आते साथ इनके गले पड़ गए। अब इनको समझ नहीं आ रहा कि हम सख्त डिसीजन लें या ना लें। तो वो एक बड़ा आलमी है। अच्छा, कमिंग बैक टू द रशियन ऑफर। भाई चक्कर ये है कि इस वक्त रशियन जो ऑयल है, जो यूरल ब्लेंड जिसे कहा जाता है, वो निस्बतन कम साफ तेल होता है, उसके लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है। तो वो जनाब उसमें, और जो ब्रेंट क्रूड है जो कि स्टैंडर्ड एक ऑयल का है, उसकी कीमत में तकरीबन $30 का फ़ी बैरल फ़र्क है। ठीक है,
अब दूसरा चक्कर ये है कि पाकिस्तान की यौमिया खपत जो है वो 5 लाख जो है वो बैरल है पर डे, ठीक है। अब 5 लाख पाकिस्तान की अगर यौमिया खपत है तो इस हिसाब से अगर पाकिस्तान उससे हासिल कर लेता है तो पाकिस्तान को काफ़ी इन द लॉन्गर रन जो है, अगर 10% भी अपनी ज़रूरत का यानी कि 50,000 बैरल भी हासिल करता है तो तब भी पाकिस्तान को काफ़ी पैसे बच सकते हैं इम्पोर्ट बिल की मद में, ठीक है। अब दूसरी एक चीज़ ये है कि ये जो EU और G7 कंट्रीज़ हैं, इन्होंने कैप करने की कोशिश की है रशियन ऑयल को $60 पर बैरल पे, ताकि वो ज़्यादा फ़ायदा ना उठा सके, मतलब जो वो पैसे कमा रहा है, ठीक है। अब उस पे यूक्रेन और पोलैंड जो कि उसका करीबी हलीफ है, उनको बड़ा दुख हुआ कि भाई और भी कीमत कम करते ताकि पुतिन को इसकी सज़ा मिलती, लेकिन वैसा ना हो सका। अब मुनाफ़िक़त देखें EU कंट्रीज़ की कि एक जानिब तो वो जनाब मतलब बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं रशिया को कि जी उन्होंने इन्वेड कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। दूसरी जानिब जो है उसी से जो है वो तेल और गैस ख़रीदते हैं, और गैस बिलख़ुसूस ख़रीदते हैं, क्योंकि अगर रशियन गैस वहाँ पर नहीं जाएगी तो उनके तो चूल्हे क्या घर ठंडे पड़ जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। तो ये मुनाफ़िक़त एक अपनी जगह मौजूद है। अच्छा, पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो जनाब आप ये देख लीजिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी पाकिस्तान को इशू है। ये एक बड़ा मसला है कि इसके ऊपर इनको काफ़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान अगर ये ऑप्शन एक्वायर कर लेता है तो क्या ये तेल हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका जवाब इस वीडियो में मैं आपको देना चाह रहा था। वो जवाब ये है कि नहीं। उसकी वजह ये है कि जो रशियन जो ऑयल है, या अच्छा, इसके अलावा ब्रेंट क्रूड के अलावा फिर ये होता है कि एक ऑयल्स में एक अरेबियन ब्लेंड होता है और एक होता है यूरल ब्लेंड जो कि रशियन है। अब रूस और हमें ये थोड़ा सा पॉलिटिकली भी इसको देखना होगा पहले, ठीक है। रूस और रशिया के ताल्लुकात भी अगर ऑयल वॉर के अंदर देखा जाए तो वो कोई इतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है। 2020 की ऑयल वॉर का मामला सबको याद होगा कि उसके अंदर काफ़ी उसके अंदर तनाज़ा भी पैदा हुआ था, मतलब ऑयल प्राइसेस के ऊपर। तो अब पाकिस्तान को अपने ताल्लुकात भी देखना होंगे, क्योंकि जब भी सस्ता तेल चाहिए होता है, जब भी लोन चाहिए होता है, जब भी उधार का तेल चाहिए होता है, तो पाकिस्तान सऊदी अरब की तरफ भी देखता था और ये गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ भी देखता था। तो रूस के पास जाके ये हमारी पोजीशन क्या रह जाएगी। फिर उसके बाद अगर रूस से हम तेल लेते हैं तो उसके बाद हमारी ये अमेरिका की जो नाराज़गी होगी, हमारी सिकुड़ती हुई मईशत क्या उसको बर्दाश्त कर पाएगी, ये भी एक सवाल है, उसका जवाब देना होगा। फिर सबसे बढ़कर कि हमें, कई लोग कहते हैं कि क्या हमारी रिफाइनरीज़ की ये कैपेसिटी है कि हम उस ऑयल को रिफ़ाइन कर सकें। तो जवाब है कि भाई सिवाय पार्को के, पार्को का चक्कर ये है कि पार्को के पास जो है वो माइल्ड कन्वर्जन रिफाइनरी है। माइल्ड कन्वर्जन रिफाइनरी जो है वो उस ऑयल को जो कि रशिया से आता है उसको उसकी कन्वर्जन कर सकती है। अच्छा, वो वजह क्या है? वजह ये है कि जो रशियन ऑयल है, यूरल ब्लेंड जो है, उसके अंदर सल्फ़र बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है और उसकी वजह से ऑक्सीडाइजेशन का एक अमल जो होता है और कोरेजन का अमल जो है वो बहुत तेज़ होता है। अब आप सोचें कि जो पूरी रिफाइनरी है उसके अंदर ये कोरेजन का अमल शुरू हो जाए तो फिर ये तो दाढ़ी से मूछें बढ़ने वाली बात हो जाती है। तो उसके लिए फिर ये है कि जो बाकी जो पार्को के अलावा जो दूसरी ऑयल रिफाइनरीज है पाकिस्तान में, वो हाइड्रो स्कीमिंग का प्रोसीजर जो है वो यूज़ करती हैं। तो जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं इंडस्ट्री के, वो ये कहते हैं कि हमारे पास पॉसिबल नहीं है और उसके लिए मैसिव अपग्रेड्स की ज़रूरत है कि रशिया से ऑयल ला के यहाँ पर उसको वो किया जा सके, बाकायदा तौर पर रिफ़ाइन किया जा सके। तो ये हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा अनलेस कि वी गो फॉर द अपग्रेड्स। अब बात आ जाती है जी पेमेंट्स की। आपको पता है कि आलमी तौर पर पाबंदियां लगी हुई हैं रशियन बैंक्स पे। अच्छा, इंडिया और चाइना का चक्कर दूसरा है। इंडिया और रशिया, आपको याद होगा वो लियाकत अली ख़ान साहब का जो फ़ैसला था कि जी जब ऑफ़र की गई थी हथियारों के सिलसिले में तो उन्होंने अमेरिका का रुख किया था और जो इंडियन रहनुमा थे वो गए थे जनाब रूस। तो तब से आपने देखा होगा कि ये मिग एयरक्राफ्ट्स और रशियन टैंक्स और रशियन आर्टिलरी और रशियन सारी चीज़ें वहाँ पर जनाब आती रही। अब जाके थोड़ा सा इंडिया ने अपने क़िबला बदला है और इधर उधर भी उसने जाना शुरू किया, वरना पहले ये था कि पाकिस्तान जाता था अमेरिका और इंडिया जाता था रूस। तो उनका अपना पेमेंट का एक स्ट्रक्चर मौजूद है। वैसे तो एक स्विफ्ट निज़ाम मौजूद है जो ट्रांजैक्शन का इन सारी चीज़ों का, तो उसके काउंटर करने के लिए इनके पास अपना एक सिस्टम मौजूद है। दरमियान में इन्होंने ये भी सोचा था कि भाई जो वहाँ पर एक्सपोर्टर्स हैं उनको हम रूबल्स में पेमेंट करें रशियंस, और यहाँ पर उनको इंडियन रुपी में हो, लेकिन इट डिड नॉट वर्क।
अच्छा, चीन और रूस के भी आप देख लें जो तिजारती ताल्लुकात हैं, वो बायलैटरल ट्रेड जो है वो उनकी बहुत ज़्यादा है। तो उस वजह से उनका भी एक लंबे अरसे से एक पेमेंट्स का मैकेनिज़्म मौजूद है, और उसकी वजह आप देख लें कि जो भी हम तैयारे हैं इसके चाइना के, वो भी आप देख लें कि ज़्यादातर रशिया के एयरक्राफ्ट से मिलते जुलते उनके डिज़ाइन पे होते हैं। फिर साथ ही साथ ये कि इंजन्स भी अक्सर जो है वो इधर उधर से वो रशिया से लेते हैं। तो एक थोड़ा सा इनका बड़ा ताल्लुक है। पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन नहीं है, यानी कि अगर किसी तरीके से तेल ले भी लेता, उसको रिफ़ाइन कर भी लेता, तो फिर पेमेंट के लिए हम कहाँ जाते? रशियन बैंक्स पे तो सैंक्शंस हैं, और फिर उसके नतीजे में पाकिस्तान को क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता। तो अब कहने की बात यह है कि बज़ाहिर तो सब इस मामले पे सियासत कर रहे हैं कि जी ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन रशियन ऑयल अगर आता है पाकिस्तान में तो हमारे पास उसको साफ़ करने की कैपेसिटी नहीं है, और फिर वो और ज़्यादा हमें महंगा साबित होगा अगर आज भी जाता है। फिर पेमेंट्स करने की सूरत में फिर हमें सऊदी ब्लॉक की भी नाराज़गी लेना पड़ेगी, और साथ ही अमेरिकन ब्लॉक की भी, अमेरिका की भी, और वेस्टर्न कंट्रीज़ की भी। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल बिफोर गोइंग अहेड विद दिस ऑप्शन। स्टे ट्यून्ड, और भी मज़ीद कई टॉपिक्स पे इंशाल्लाह बात करेंगे।